मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम अनुसंधान में मापन के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मापन यानी मेजरमेंट इन रिसर्च। सबसे पहले हम जानेंगे कि मापन क्या है। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत तथ्यों और घटनाओं को वर्गीकृत करके तर्क और गणित के नियमों के आधार पर संकेतों अर्थात सिंबल्स के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि चीनी 3 किलो है, 2 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है, या 18 डिग्री सेंटीग्रेड का आज तापमान या टेम्परेचर है। मापन के स्तर व्यावहारिक दुनिया में वस्तुओं यानी ऑब्जेक्ट्स, तथ्यों अर्थात फैक्ट्स, घटनाओं यानी इवेंट्स एवं शील गुणों यानी ट्रेट्स का मापन 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है नामात्मक मापन, जिसे हम नॉमिनल मेजरमेंट कहते हैं। दूसरा है क्रमात्मक मापन, जिसे ऑर्डिनल मेजरमेंट कहा जाता है। तीसरा है अंतराल मापन, जिसे इंटरवल मेजरमेंट कहा जाता है। चौथा है अनुपात मापन, जिसे रेशियो मेजरमेंट कहा जाता है। अब हम एक एक के बारे में विस्तार से यहाँ पर जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पहला है नामात्मक मापन यानी नॉमिनल मेजरमेंट। इस प्रकार के मापन का उपयोग व्यापक एवं विशाल तथ्यों को पारस्परिक रूप से अद्वितीय वर्गों में वर्गीकृत करने में होता है, जैसे मतदाताओं का भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी के आधार पर वर्गीकरण करना और फिर उनका मापन करना। इसके अलावा जैसे विद्यार्थियों को आर्ट्स में कॉमर्स और विज्ञान के संकायों के आधार पर हमने वर्गीकृत किया और फिर मापन किया। जो गाड़ियों पर नंबर डले होते हैं तो उनका वर्गीकरण करके मापन भी ऐसे ही विधि से किया जाता है। अब कई बार देखा है कि खेलों में जो खिलाड़ी खेलते हैं तो विभिन्न टीम के खिलाड़ियों की ड्रेस अलग अलग रंग की होती है। कई बार खिलाड़ियों के ड्रेसों पर नंबर भी डले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें नामात्मक मापन के द्वारा ही संभव है। मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में मानसिक घटनाओं और विभिन्न शील गुणों को यानी ट्रेड्स को मापने में नामात्मक मापन का उपयोग नहीं के बराबर किया जाता है, क्योंकि मानसिक घटनाओं और शील गुणों को मापने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स की हमें आवश्यकता होती है। इस मापन के द्वारा प्राप्त परिणाम एवं निष्कर्ष विवरणात्मक अधिक होते हैं यानी डेस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, जबकि विवेचनात्मक और तर्क संगत बहुत कम होते हैं। जबकि हमें विवेचनात्मक और तर्क संगत रिजल्ट की ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा है क्रमात्मक मापन यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट। संबंधित तथ्यों, विषयों और घटनाओं का वर्गीकरण नामात्मक रूप से करने के पश्चात अगला चरण इन तथ्यों, विषयों और घटनाओं में अंतर्निहित संबंधों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इस क्रमात्मक मापन का उपयोग किया जाता है। इसके आधार पर किया गया मापन नामात्मक मापन से अधिक परिशुद्ध यानी एब्सोल्यूट रिजल्ट या परिणाम प्रदान करता है। उदाहरण के लिए किसी एक कक्षा के बच्चों का उच्च, मध्यम व निम्न बुद्धिलब्धि या शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर वर्गीकरण करना और फिर उनका मापन करना इसी विधि से संभव है। दूसरा, उच्च, मध्यम व निम्न आय के आधार पर व्यक्तियों, पुरुषों या महिलाओं का हमने वर्गीकरण किया और फिर मापन किया, तो ये भी इसी से संभव है। लिकर्ट और थर्स्टन वाली जो रेटिंग स्केल आती हैं वो क्रमात्मक मापन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और वो क्रमात्मक मापन ही करती हैं। तीसरा है अंतराल मापन यानी इंटरवल मेजरमेंट। संबंधित तथ्यों, विषयों और घटनाओं के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए अंतराल मापन यानी इंटरवल
मेजरमेंट का उपयोग किया जाता है। यह क्रमात्मक मापन से अधिक परिशुद्ध, विस्तृत व व्यापक सूचना प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जो क्रमात्मक मापन है यानी ऑर्डिनल मेजरमेंट है, केवल यह बताता है कि किसी कक्षा के बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी से पास हो गए। अब ये नहीं बताता कि किसी भी एक ही श्रेणी के बच्चों के बीच वास्तव में अंतर है कितना। उदाहरण के लिए मान लो किसी बच्चे के 60% बनी, किसी की 70% बनी। अब दोनों चूँकि है तो फर्स्ट डिवीज़न ही, लेकिन हो सकता है क्योंकि अब इसमें बस अंतर इतना है कि 70% वाले बच्चे के कक्षा में मेरिट में आने की चांसेस ज़्यादा है बजाय किसके 60% वाले बच्चे के। अतः तथ्यों, विषयों और घटनाओं के बीच के वास्तविक अंतर को स्पष्ट करने के लिए अंतराल मापन का उपयोग किया जाता है। अंतराल मापन क्रमात्मक मापन के बजाय अधिक परिशुद्ध, विस्तृत व व्यापक सूचना प्रदान करता है। यह गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक आंकड़ों में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के मापन का उपयोग मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में अभिवृत्तियों यानी एटीट्यूड्स के मापन और मनोभौतिकी यानी साइकोफिजिक्स के अध्ययनों में किया जाता है। अब अंतिम है अनुपात मापन यानी रेशियो मेजरमेंट। यह सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक प्रकार का मापन है। इस प्रकार के मापन के लिए निरपेक्ष शून्य को व्यक्त करने की क्षमता अत्यावश्यक है। यानी जहाँ पर निरपेक्ष शून्य है वहाँ पर इस प्रकार के मापन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि निरपेक्ष शून्य के पश्चात और कोई शून्य नहीं हो सकता। इसका उपयोग विशुद्ध विज्ञानों में मापन के लिए किया जाता है। जैसे चिकित्सा विज्ञान यानी व्यक्ति को ये देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ असर करेगी। ऑपरेशन वाला यदि डॉक्टर गलत ऑपरेशन कर दे तो वहाँ पर चांसेज हम बिल्कुल 0.01% की भी गलती नहीं चाहते। औषध विज्ञान, दवा गलत नहीं दी जा सकती, दवा के एक्सपेरिमेंट गलत नहीं किए जा सकते। जैसे अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है तो इसका जो एंटी वायरस आएगा वो बिल्कुल 100% काम करना ही चाहिए। हमें उसमें 0.0001% तक के भी त्रुटि की हम चांसेज कामना नहीं कर सकते। रॉकेट साइंस में भी ऐसा ही है, जैसा कि अभी चंद्रयान 2 के दौरान हुआ था, पहुंचते पहुंचते वहाँ पर वो गायब हो गया। भौतिक विज्ञान में भी इसी प्रकार के मापन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने के लिए 60% से लेकर 100% तक के प्राप्तांक अंतर का जो महत्व होता है, वही महत्व तृतीय श्रेणी के जो प्राप्तांक होते 33% से 43% के प्राप्तांकों में अंतर का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 60 से 100 तक के बीच फर्स्ट डिवीजन में, लेकिन मैंने मेरिट में आने के चांसेज हैं, तो भले ही से अंतर ज़्यादा है, 60 और 100 के बीच 40 का अंतर है, लेकिन 33 और 43 के बीच 10 का अंतर है, लेकिन फिर भी ये कम अंतर होना भी ज़्यादा महत्व नहीं रखता। इसी के साथ धन्यवाद आपको। अगले वीडियो में हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।